नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस ट्यूटोरियल में, जहां हम आज सीखेंगे कि पीसीआर तकनीक जो आपने पिछले वीडियो में सीखी थी कि मेडिसिन में, रिसर्च में, फॉरेंसिक में, कृषि के क्षेत्रों वगैरह में क्या उपयोगिता है। इस प्रथम भाग में हम क्लोनिंग, साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस, एनजीएस व सैंगर सीक्वेंसिंग में पीसीआर की उपयोगिता को आज उदाहरण सहित सीखेंगे। पर आरंभ करने से पहले उन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंत में दिए थे पीसीआर की प्रक्रिया में अवयवों की गणना सीखने के लिए। पहले प्रश्न के लिए हम 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ 30 साइकिल पीसीआर की प्रयोग की गई हैं व पीसीआर की रिएक्शन 100% प्रभावशाली है। आरंभ में हमारे पास डीएनए की 600 टेम्पलेट प्रतियां हैं। 30 साइकिल के बाद अतः 600 की पावर 30 की गणना करने से हमें 6.44245 गुणा 10 की पावर 11 डीएनए की प्रतियां प्राप्त होंगी। अगले भाग में पीसीआर 78% ही प्रभावशाली है, अतः 6.44245 इंटू 10 की पावर 11, अगर हम 78% गणना करें इसकी तो 5.025111 इंटू 10 की पावर 11 प्रतियां प्राप्त होंगी। अगली समस्या के लिए हम टैग पॉलीमरेज की प्रति रिएक्शन गणना करेंगे। हम C1V1 इक्वल्स टू C2V2 सूत्र का प्रयोग न करते हुए ऐसे गणना करेंगे कि अगर एक माइक्रोलीटर में 9 इंटरनेशनल यूनिट मौजूद हैं तो 3IU के लिए हमें एक माइक्रोलीटर का 1/3 यानी कि 0.33 माइक्रोलीटर टैग पॉलीमरेज प्रयोग करना होगा। अब इस समस्या के लिए हमें फॉरवर्ड व रिवर्स प्राइमर्स के वॉल्यूम V1 की गणना अलग अलग करनी होगी क्योंकि उनके स्टॉक की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि C1 की वैल्यूज भिन्न हैं। C1V1 बराबर होते हैं C2V2 सूत्र का प्रयोग करके, जहां C2 की वैल्यू है 0.01 माइक्रोमोलर या 10 मिलीमोलर व V2 10 माइक्रोलीटर है व ये दोनों वैल्यूज दोनों प्राइमर के लिए समान हैं। तो चलिए V1 की गणना करते हैं। फॉरवर्ड प्राइमर के लिए V1 की गणना से 1 माइक्रोलीटर प्राप्त होता है व रिवर्स प्राइमर के लिए 0.4 माइक्रोलीटर प्राप्त होता है। चलिए अब पीसीआर की उपयोगिता देखते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे पीसीआर रेप्लिकेशन की बायोकेमिकल प्रक्रिया पर कार्य करता है व कैसे पीसीआर की हर साइकिल पर एम्प्लिकॉन दुगने हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से डीएनए की अति सूक्ष्म मात्रा भी अरबों खरबों की मात्रा में एम्प्लीफाई हो जाती है या बढ़ जाती है। इसलिए पीसीआर, जो कि तेज, सटीक व सस्ती तकनीक है, कई क्षेत्रों में बहुत ही लाभकारी तकनीक के रूप में प्रयोग की जाती है। पीसीआर रिसर्च में क्लोनिंग व साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस की प्रक्रियाओं में प्रयोग होता है, जहां हम आज का ट्यूटोरियल केंद्रित करेंगे। इसके अलावा पीसीआर जीनोटाइपिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, इन्फेक्शन वाली बीमारियों की डायग्नोसिस में, फॉरेंसिक में व कृषि के क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है, जो हम अगले ट्यूटोरियल यानी कि भाग 2 में देखेंगे। पीसीआर का प्रयोग क्लोनिंग के लिए किया जाता है, जहां हमारी पसंद का जीन या कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीओआई को या किसी और भी डीएनए के खंड को जिसकी सीक्वेंस हमें ज्ञात हो, तो हम इस सीक्वेंस के लिए प्राइमर्स डिजाइन करके या बना के उसे पीसीआर से बढ़ा सकते हैं। अब हमारे जीओआई की मात्रा काफी अधिक हो जाती है वह हम उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए तकनीक का प्रयोग करके वेक्टर में क्लोन कर सकते हैं। आरडीएनए की प्रक्रिया को मैंने अपने 5वें ट्यूटोरियल में उदाहरण सहित समझाया है। हम अगर अपने प्राइमर्स को 5 प्राइम एंड या सिरे पर कुछ एक्स्ट्रा बेसेस भी जोड़ सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब हमें क्लोनिंग के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयोग करने हो वो हमारे जीओआई में कोडिंग रीजन के बाहर अगर उपलब्ध ना हो, तो हम उनकी सीक्वेंस को, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस को प्राइमर के 5 प्राइम सिरों पर जोड़ देते हैं। इससे प्राइमर्स की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, परंतु पीसीआर की प्रक्रिया के बाद 99% से ज्यादा जीओआई में अब नई रिस्ट्रिक्शन साइट्स जुड़ जाती हैं, जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट करके हम क्लोनिंग कर सकते हैं। यहाँ इस उदाहरण में हमें अपना जीओआई PET37B वेक्टर में XHO1 व KPN1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रयोग करके क्लोन करना है। ये दोनों एंजाइम जीओआई की कोडिंग पार्ट को नहीं नष्ट करते हैं, किंतु कोडिंग के रीजन के बाहर भी मौजूद नहीं है, अतः हम इनका उपयोग क्लोनिंग में नहीं कर सकते। किंतु अगर हम
फॉरवर्ड प्राइमर में कुछ एक्स्ट्रा बेसेस जोड़ दें, वह XHO की रिस्ट्रिक्शन साइट क्रिएट कर दें, व ऐसे ही रिवर्स प्राइमर में KPN1 की रिस्ट्रिक्शन साइट क्रिएट कर दें, तो इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स को प्रयोग करके इस GOI को हम PET37B वेक्टर की MCS में क्लोन कर सकेंगे। PCR की एक और उपयोगिता है क्लोनिंग में, और वह है ट्रांसफॉर्मेंट्स चुनने में। ट्रांसफॉर्मेंट्स उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिसमें GOI सहित प्लाज्मिड वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कर गया है। कॉलोनी PCR का प्रयोग ऐसे बैक्टीरिया में GOI की उपस्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया प्लाज्मिड को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर हम GOI संबंधित प्राइमर्स का प्रयोग करें व प्रत्येक बैक्टीरिया की कॉलोनी से बनाए प्लाज्मिड को PCR से एम्पलीफाई करें, तो PCR पॉजिटिव रिजल्ट्स उन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बारे में होंगे जिनमें GOI मौजूद है, व PCR नेगेटिव रिजल्ट से हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा हम जीन में मनचाहे म्यूटेशंस पैदा कर सकते हैं, ताकि इन म्यूटेशन का प्रोटीन की संरचना व कार्य पर क्या असर पड़ता है हम अध्ययन कर सकें। इस प्रक्रिया को साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस या SDM कहते हैं। हम GOI में पॉइंट म्यूटेशन पैदा करते हैं। इस कार्य के लिए हमें फॉरवर्ड प्राइमर को ऐसे डिजाइन करना पड़ता है जिसमें बाकी की सीक्वेंस तो जीन की सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होती है, पर एक या ज्यादा बेस में फर्क होता है। क्योंकि 30 से 40 साइकिल के बाद ज्यादातर जीन DNA जो कि PCR प्रोडक्ट होगा में यही बदला हुआ बेस मौजूद होगा। अब सेल्फ लाइगेशन द्वारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। इस म्यूटेशन को, जिससे इस जीन द्वारा बनाए गए प्रोटीन में एक अमीनो एसिड बदल जाता है, हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। SDM की प्रक्रिया में हमें इस प्रोटीन के कार्य के बारे में जानने में सहायता मिलती है। हम इसी प्रकार एक दी गई जीन सीक्वेंस में डिलीशन म्यूटेशन भी पैदा कर सकते हैं। प्राइमर्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जैसे कि मैंने यहाँ चित्र में दिखाए हैं कि दोनों प्राइमर्स के 5 प्राइम सिरों के बीच में उतनी सीक्वेंस का एक गैप रखा जाता है जो हमें जीन से डिलीट करनी है या मिटानी है। अब PCR की कुछ साइकिल्स के बाद ज्यादातर जीन में DNA के दोनों स्ट्रैंड से ये सीक्वेंस मिट जाएगी। चूंकि इसे डिलीशन वाले जीन व प्लाज्मिड दोनों को PCR से एम्पलीफिकेशन हुआ है, तो सेल्फ लाइगेशन के द्वारा हम डिलीटेड जीन प्राप्त करके इसके प्रोटीन का अध्ययन कर सकते हैं और उस डिलीटेड पार्ट की क्या उपयोगिता थी वो समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कुछ और बेसिस जीन में जोड़ के एडिशन म्यूटेशन बनाने हैं, तो हम ऐसा प्राइमर सेट बनाएंगे जिसमें प्राइमर के 3 प्राइम व 5 प्राइम सिरों पर हमारी पसंद के कुछ ज्यादा बेसिस जुड़े होंगे, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। अब PCR के बाद नए PCR प्रोडक्ट के दोनों स्ट्रैंड्स में ये एक्स्ट्रा बेसिस जुड़कर हमें एडिशन म्यूटेशन प्राप्त करेंगे व इस नए प्रोटीन के बदले हुए गुणों को समझने में सहायक होंगे। PCR के तरीके से की गई SDM बहुत तेज व आसान प्रक्रिया है। खाली हमें बहुत ध्यान से प्राइमर डिजाइन करने होते हैं ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार म्यूटेशन पैदा कर सकें और उनकी महत्ता को समझ सकें। सेंगर की सीक्वेंसिंग प्रक्रिया भी PCR पर आधारित है, जहां पहले एक फॉरवर्ड व रिवर्स प्राइमर का सेट उस DNA को बढ़ाते हैं जिसकी सीक्वेंस हमें ज्ञात करनी है। फिर 5 प्राइम सिरों पर एक बाइंडिंग साइट को जोड़ देते हैं। फिर एक सीक्वेंसिंग प्राइमर का प्रयोग करके जो इस बाइंडिंग साइट या टेल साइट से जुड़ता है वह इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेंगर की सीक्वेंसिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या NGS में एक लक्षित DNA को पहले खंडित किया जाता है, उसके छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इनके सिरों को ऐसे बेसिस को से निकाला जाता है जो पेयर्ड नहीं है। इस प्रक्रिया को हम पॉलिशिंग कहते हैं। फिर इन सिरों पर अडेप्टर सीक्वेंसेस जोड़ी जाती हैं। ये सीक्वेंसेस प्राइमर्स की तरह छोटी सिंथेटिक सीक्वेंसेस होती हैं, किंतु ये टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती हैं, वरन उनसे जोड़ी जाती हैं। इनकी सीक्वेंस हमारे फॉरवर्ड व रिवर्स प्राइमर की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अतः अडेप्टर सीक्वेंस प्राइमर को अटैच करने के काम में आती हैं। अडेप्टर के अलावा हम कुछ और सीक्वेंसेस भी DNA में जोड़ सकते हैं, जैसे कि बारकोड सीक्वेंसेस। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, यानी कि कई सारी अलग अलग PCR रिएक्शन एक ही प्रयोग में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम इसे मल्टीप्लेक्सिंग करना कहते हैं। सभी NGS की तकनीकों में मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। इल्यूमिना कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ब्रिज PCR व पायरो सीक्वेंसिंग में प्रयोग होने वाले इमल्शन PCR ऐसे सीक्वेंसिंग टेक्निक है। फॉरवर्ड व रिवर्स प्राइमर का प्रयोग करके पहले सीक्वेंसिंग टेम्पलेट को बढ़ाया जाता है, फिर सीक्वेंसिंग प्राइमर का प्रयोग करके सीक्वेंसिंग की जाती है। मिथाइलेशन स्पेसिफिक PCR या MSP वो PCR है जिसमें हम DNA के उन खंडों को सीक्वेंस करते हैं जहां पर साइटोसिन बेसिस पर मिथाइल ग्रुप
प्रेजेंट है या उपस्थित है, यानी कि साइटोसिन या सी मिथाइलेट होकर 5MC बन जाता है। M से मिथाइलेशन। ज्यादातर प्रोमोटर्स में ऐसे 5MC पाए जाते हैं। यहाँ हम डीएनए के एक सीक्वेंस देख रहे हैं जो कि मिथाइलेटेड खंड है। यहाँ प्राइमर के 2 सेट्स डिजाइन किए गए हैं मिथाइलेशन का पता करने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस सीक्वेंसिंग में क्या होता है। पहले डीएनए को बाइसल्फाइड रसायन से ट्रीट किया जाता है। बाइसल्फाइड उन सभी साइटोसिन या सी बेसेस को जिन पर मिथाइल ग्रुप नहीं जुड़ा है यूरासिल या यू बेस में बदल देता है। अगर कुछ सी बेसेस मिथाइलेटेड हैं, तो जब हम बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो मिथाइल ग्रुप सी बेस को यू बेस में नहीं बदलने देते हैं। अब प्राइमर के 2 सेट्स का प्रयोग किया जाता है। एक सेट में जिसे हम मिथाइलेशन स्पेसिफिक प्राइमर कहते हैं, ग्वेनिन या जी बेस मौजूद है जो कि सी बेस का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर 5MC मौजूद है जो कि यू बेस में नहीं बदले, तो ये प्राइमर का सेट 5MC से जुड़ेगा, वह डीएनए को एम्पलीफाई करेगा और हम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। रिजल्ट यानी कि मिथाइलेशन मौजूद है। दूसरे प्राइमर को नॉन मिथाइलेशन प्राइमर सेट कहते हैं। इसमें जी बेस की जगह एडेनिन बेस यानी कि ए बेस का प्रयोग किया जाता है जो कि यू बेस का कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक है। अगर मिथाइलेशन नहीं मौजूद है तो ये प्राइमर सेट बंद कर डीएनए को एम्पलीफाई करेगा, वह सीक्वेंसिंग करेगा। तो ये थे पीसीआर के कुछ उपयोग। बाकी के उपयोग मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया व कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे कुछ और अच्छे नए वीडियो बनाने की। शीघ्र ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं व शुक्रिया।